नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट को संबोधित करेंगे। 200 से ज्यादा उद्योगपति इसमें शामिल रहेंगे। लचीलापन, प्रभाव, प्रभुत्व थीम पर यह पूरा कार्यक्रम होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट को संबोधित करेंगे और इस दौरान 200 से ज्यादा उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसमें संदेश दिया जाता है लचीलापन, प्रभाव, प्रभुत्व को लेकर, क्योंकि यही थीम रखी गई है इस पूरे कार्यक्रम के लिए। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट आज है, इसका विशेष आयोजन किया गया है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, संबोधित करेंगे इस समिट को। और इसमें 200 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे जिनको बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। लचीलापन, प्रभाव, प्रभुत्व थीम पर यह पूरा कार्यक्रम होगा। तो इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट को करेंगे संबोधित। 200 से ज्यादा उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज इस समिट में 200 से ज्यादा उद्योगपति शामिल रहेंगे, क्या प्रधानमंत्री का संदेश रहेगा? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार भारत में निवेश की बात करें, G20 की बात करें, ऐसी तमाम चीजों की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। चूंकि शाम का वक्त रखा गया है और ये 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जो होने है वो होने जा रहा है। आज ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा और कल तक ये सम्मेलन चलेगा। और इस सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन में विचारकों को, नीति निर्माताओं को, शिक्षाविदों को और कॉर्पोरेट के जो प्रमुख हैं वो एक मंच पर उनको लाया जाएगा और वो अपनी बातों को रखेंगे। और इसमें सबसे प्रमुख जो आर्थिक चुनौतियों को किस तरीके से उससे समाधान निकालना है उसको लेकर बल दिया जाएगा कहीं ना कहीं। इसके साथ ही इस सम्मेलन में करीब 200 से अधिक जो उद्योगपति हैं वो 40 सत्रों को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से काफी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो आज रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से किस तरीके से भारत को और जिस तरीके से भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए भी ये जो सम्मेलन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, खास ये सम्मेलन है, क्या कुछ इस दौरान खास रहता है, देखना होगा। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। YouTube की सीईओ सुसान वोजस्की ने दिया है इस्तीफा। जहां भारतीय मूल के नील संभालेंगे अब कमान। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां YouTube की सीईओ सुसान वोजस्की ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय मूल के नील अब कमान संभालेंगे YouTube की। तो सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। YouTube की सीईओ सुसान वोजस्की ने इस्तीफा दिया है और इसी के साथ अब भारतीय मूल के नील संभालेंगे कमान। और उनके संभालते ही क्या बदलाव होते हैं इस दौरान, ये खास रहेगा। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी, क्या ये कोई बड़े बदलाव की संकेत है? देखिए, अगर हम बात करें दुनिया भर की कई जो दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उसके सीईओ या तो भारतीय है या भारतीय मूल के हैं। चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, गूगल की बात करें, IBM की बात करें, सभी जगहों पे कहीं ना कहीं भारतीय मूल के बड़े जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे खास बात है कि अब यूट्यूब का भी नाम जुड़ गया है और यूट्यूब के जो नए सीईओ हैं वो नील होंगे। नील करीब 9 साल से यूट्यूब के सीईओ रही सुजान की बात करें, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए और एक गर्व की बात भी है भारत के लिए, क्योंकि अगर सुशांत की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक लेटर लिखा था और इस्तीफे की उन्होंने जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि वो कुछ और किसी और प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हैं और पिछले 9 साल से वो यूट्यूब के सीईओ थी। तो निश्चित रूप से भारतीय अगर हम बात करें नील मोहन की, तो पिछले कई साल से वो भी यूट्यूब से जुड़े हुए थे। नील पहले भी कई बड़ी कंपनियों में अपनी भूमिका निभा चुके हैं
कई महत्वपूर्ण बातें हैं नील को लेकर, क्योंकि नील मोहन की बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में वो ग्रेजुएट है। इसके साथ ही उन्होंने 2008 में करीब गूगल को ज्वाइन किया था। इसके साथ ही 2015 में वो यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर उन्हें बनाया गया था और उन्होंने यूट्यूब के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड भी किया है और कई जो टीम है उन्होंने तैयार की है। इसके साथ ही यूट्यूब को लेकर यूट्यूब म्यूजिक की बात करें, प्रीमियम और शॉर्ट तक की लॉन्चिंग में नील मोहन और उनकी टीम का काफी अहम योगदान रहा है। नील की अगर हम बात करें तो इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर चुके हैं और अगर हम बात करें कई महत्वपूर्ण पदों पर, जगहों पर नील ने काम किया है। तो निश्चित रूप से भारत के लिए काफी गर्व की बात है जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया की अलग अलग कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के या भारतीय लोग बड़े पदों पर पदस्थ हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जो भूमिका है वो नील मोहन की होने वाली है उसकी यूट्यूब में। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब उनके प्रवेश करने के साथ ही क्या कुछ बड़े बदलाव होते हैं ये भी देखना खास रहेगा। ठीक है पीयूष, बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली से अब खबर, बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा का इस्तीफा। मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। चेतन शर्मा ने इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह को भेजा है। चेतन शर्मा का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। तो चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा का इस्तीफा, मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने पद से इस्तीफा दिया है। चेतन शर्मा ने इस्तीफा बीसीसीआई के सचिव जय शाह को भेजा है। चेतन शर्मा का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। तो पीयूष बने हुए हैं हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी, चेतन शर्मा ने इस्तीफा दिया है, क्या इसके पीछे की वजह है, कुछ स्पष्ट हो पाया है? देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का एक स्टिंग सामने आया था, उसके बाद उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सूत्र यही बताते हैं कि चेतन शर्मा पर इस स्टिंग के बाद काफी दबाव था। यही नहीं, इनके बयान से जो स्टिंग में उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही थी, इसको लेकर जो बोर्ड के शीर्ष अधिकारी थे वो भी नाराज थे और ऐसे में चेतन शर्मा ने बीसीसीआई सचिव जय शाह को अपना इस्तीफा आज सौंपा है और जय शाह ने इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। चूंकि चेतन शर्मा की अगर बात करें तो 3 महीने में दूसरी बार हटाए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप में करारी हार के बाद हटाए गए थे। तो 57 साल के जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर है चेतन शर्मा, उन्होंने उनका एक स्टिंग काफी वायरल हुआ था, एक प्राइवेट चैनल के स्टिंग। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फिट रहने के लिए इंजेक्शन लेते हैं और 80% फिट होने पर भी 100% फिट हो जाते हैं। इसके साथ ही चेतन शर्मा ने आगे और तमाम सारी बातें उस स्टिंग में कही थी। उन्होंने कहा था कि नकली फिटनेस के लिए इंजेक्शन लेने वाले सभी खिलाड़ियों के पास क्रिकेट के बाहर अपने डॉक्टर हैं जो उन्हें शॉट्स मुहैया कराते हैं ताकि उन्हें महत्वपूर्ण टूर्नामेंट से पहले फिट माना जा सके। तो इन सब तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं चेतन शर्मा चर्चाओं में थे और आज चेतन शर्मा का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। शिवरात्रि आ रही है और देश भर में इस त्योहार के लिए अलग अलग आयोजन करवाए जा रहे हैं। वहीं सुपौल के छातापुर प्रखंड के टूटी पंचायत के रायटोला स्थित शिव मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में 108 कुंवारी कन्याएं शामिल हुई। कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई और विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए कोसी मुख्य नहर से जल भरकर पुनः मंदिर परिसर तक पहुंची। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। किनाल 66 टाटी चैनपुर के बगल में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है और सभी ग्रामीणों के द्वारा आज शिवलिंग का स्थापना है और इसी स्थापना हेतु आज एक भव्य कलश यात्रा निकाला गया। तो महाशिवरात्रि पर बड़े आयोजन हो रहे हैं। सुपौल से ये तस्वीर आई है जहां 108 कुंवारी कन्याओं ने कलश उठाया है और उसकी ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बम बम बोले के जयकारों से शिवमय पूरा माहौल नजर आया है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बेसब्री से जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं शिवरात्रि का और उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। देश भर में शिवरात्रि पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं और इसी दौरान सुपौल से ये कुछ खास तस्वीरें सामने आई जहां महाशिवरात्रि पर महाकलश यात्रा निकाली जा रही है
और उसमें इस दौरान 108 जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उन्होंने कलश उठाया है। बम बम बोले के जयकारों के साथ शिवमय पूरा माहौल नजर आ रहा है। शिव भक्ति में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो डूबे हुए हैं और इसी के साथ जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। 108 कुंवारी कन्याओं ने कलश उठाया है। ये उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है और त्योहार का एक जो हर्षोल्लास होता है वो नजर आ रहा है। अब खबर बिहार के किशनगंज जिले से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित रचना भवन में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सभी विकास मित्रों को प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर 100% लागू करने और आम लोगों को कैसे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए से संबंधित था। इस दौरान उप विकास आयुक्त मनन राम, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के डीआईओ देवेंद्र कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर किडनी कांड पर पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम का शर्मनाक बयान आया है। बिहार मुजफ्फरपुर किडनी कांड की पीड़ित सुनीता की जिंदगी बचाने और इंसाफ दिलाने के लिए 1 हफ्ते से जारी धरने पर पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने शर्मनाक बयान दे दिया है। रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर के सकरा पहुंचे मंत्री मुरारी गौतम ने किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की तुलना तातू प्रसाद के मामले से कर दी और एक सभा को संबोधित करते हुए मुरारी गौतम ने यह तक कह दिया कि लालू प्रसाद की भी किडनी खराब हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद की किडनी के लिए ना तो तेजस्वी यादव धरने पर बैठे थे और ना ही सरकार धरने पर बैठी थी। उनकी बेटी ने किडनी डोनेट कर लालू प्रसाद की जान बचा ली, तो फिर सुनीता के लिए जो लोग धरना दे रहे हैं उनसे कोई एक किडनी डोनेट कर दे। मंत्री के बयान को सुनकर लोगों में आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित आंदोलनकारियों का कहना है कि सामाजिक न्याय की सरकार में दलित वंचित है। सरकार के मंत्री का बयान बेतुका हो तो वहां न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उधर प्रवीण कुमार ने कहा कि सुनीता को जब तक न्याय नहीं मिलता है उनका धरना चालू रहेगा। मंत्री के बयान से आहत उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन मंत्री के बयानों से डरने वाला नहीं, बल्कि उनका आंदोलन और तेज होगा। जब तक सुनीता को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उसकी किडनी की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक डॉक्टर आरोपित आरके सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोग धरना पर कंटिन्यू बैठे हैं। 7 दिन हो गए, इतने दिनों के बीच में कोई आया कि नहीं अभी तक आप लोग? अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी हम लोग को आश्वासन नहीं मिला, जिससे कि हमें लगे कि सरकार या प्रशासन हम लोगों के साथ है। आपने कैंडल मार्च भी किया, जुलूस भी निकाला, इसका कोई असर दिख रहा है? कहीं से कोई असर नहीं दिख रहा है। क्या कुछ मांग रखे हैं अभी तक? हमारी मांगे हैं कि सुनीता बहन की जिंदगी बचाने के लिए सरकार अविलंब या किडनी की व्यवस्था करे और सुनीता की परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको मुआवजा मिले और जो डॉक्टर आरोपित जो है उसको अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। धरने पर काहे धरना पर बैठे हो? किडनी मम्मी को लगानी। मम्मी को किडनी? सुनीता तुम्हारी मम्मी है? हाँ। कितना दिन से धरना पर बैठे हो? 7 दिन से। हाँ। अब तक कोई सुना कि नहीं आया कि नहीं मिलने के लिए तुम लोगों से? हाँ। हाँ? माँ से मिले हो जाके हॉस्पिटल में? हाँ। कैसी तबीयत है? ठीक खराब है। तो किडनी के लिए यहाँ पर धरना पर बैठे? ये सरकार से मांगते हैं कि हमारा मुआवजा मिले और मेरा पत्नी को किडनी लगाया जाए, पर जल्द से जल्द मेरा पत्नी का किडनी लगवाया जाए। उधर तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही जी है। बिगड़ती जा रहा है उसका भी तबीयत। कोई अभी तक मिलने आया? कोई नहीं मिलने आया, न प्रशासन न कोई, चाहे कोई पदाधिकारी, कुछ कोई नहीं आता है अभी मिलने के लिए। क्या करेंगे, कब तक रहेंगे ऐसे? जब तक उसको इंसाफ न मिला तब तक बैठ। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का विदाई समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि गुलाब चंद कटारिया को बीते रविवार केंद्र सरकार ने असम का राज्यपाल नियुक्त किया है। विधानसभा में विदाई समारोह स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से आयोजित किया गया था। इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि कटारिया साहब मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव देलवाड़ा के रहने वाले हैं। मैंने एक कार्यकर्ता से नेता के रूप में कटारिया को ऊंचाइयां छूते देखा है। इंदिरा गांधी के समय जब इमरजेंसी लगी तब इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। कटारिया साहब तो 1977 में विधायक बन गए। मुझे यहां तक पहुंचने का मौका 1980 में मिला है।
दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा है इस दौरान उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। तो भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश, भारत नई अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नया रूप ले रहा है, ये स्मृति ईरानी की बड़ी बातें हैं। भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश, भारत अब नई अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से प्रगति के मार्ग पर आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास कर रहा है, नया रूप ले रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र स्मृति ईरानी ने किया है और ये महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से की गई हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से प्रगति हो रही है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। देश की जनता आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु। ऑनर किलिंग के मामले में फरीदाबाद की जिला अदालत में पिता और चाचा को सुनाई उम्र कैद की सजा। पिता थाना जीआरपी वल्लभगढ़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, वहीं चाचा ओल्ड फरीदाबाद थाने में बतौर हेड कांस्टेबल कार्यरत था। दोनों ने मिलकर बेटी कोमल की चुन्नी से गला दबाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। वारदात के बाद सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया था। वहीं अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऑनर किलिंग में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है, यह है सामंती मानसिकता और धर्मांतर लोगों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्या के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऑनर किलिंग मामले में पिता और चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसा कि विदित है आपको, मामला 18 मार्च 2021 का है। पिता और चाचा ने मिलकर बेटी कोमल की हत्या कर दी थी। मामला था कि लड़की ने आर्य समाज मंदिर में एक सागर नाम के लड़के से शादी कर ली थी और उसके बाद उन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्शन ले ली थी। परिजनों को पता लगा तो उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा और उन्होंने इस शादी को अरेंज मैरिज में बनाने की कोशिश करी। वो उनकी साजिश थी। दोनों पक्ष ने प्रोटेक्शन। महाराष्ट्र के लातूर शहर में जमीन के भीतर कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी, जिसमें लोगों में डर का माहौल है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि किसी भूकंपीय एक्टिविटी की कोई रिपोर्ट नहीं है। जिला प्रशासन ने लातूर शहर के साथ ही औराद, शहजनी और आशिफ जिलों में भी भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने वाले केंद्रों से जानकारी ली, लेकिन कहीं से भी भूकंप आने की आशंका जाहिर नहीं की गई है। बता दें कि लातूर के किल्लारी गांव और इसके आसपास के इलाकों में साल 1993 में भूकंप आया था, जिसमें करीब 10,000 लोगों की जान चली गई थी। 6.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप से इलाके के 10 गांव तबाह हो गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। किल्लारी गांव और उसके आसपास के इलाकों में साल 1993 में भूकंप आया था, जिसमें करीब 10,000 लोगों की जान गई थी। सितंबर 2022 में किल्लारी और असोरी गांव में ऐसी आवाज़ें सुनी गई थी, जिसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के विशेषज्ञों ने भी गांव का दौरा किया। हाल ही में 4 फरवरी को जिले की नीलंगा तहसील में पिटूर डांगवाड़ी इलाके में ऐसी रहस्यमय आवाज़ें सुनी गई। खास बात है कि लातूर शहर किसी अर्थ प्लेट की सीमा पर स्थित नहीं है। ऐसे में यहाँ से आने वाली आवाज़ों को लेकर वैज्ञानिक भी स्पष्ट तौर पर कुछ कह नहीं पाते। अजय कल्याण, न्यूज़ 1 इंडिया।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिंदे गुट विवाद पर फैसला 21 फरवरी तक टाल दिया है। बेंच ने कहा नबाम रेवरिया के सिद्धांत इस मामले में लागू होते हैं या नहीं, केस को 7 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं, ये मौजूदा केस के गुण दोष के आधार पर तय किया जा सकता है। इसे मंगलवार को सुनेंगे। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ इस केस को 7 जजों की बेंच को रेफर करने का फैसला एक दिन पहले सुरक्षित रख लिया था। बेंच में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा समेत सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने बॉलीवुड में काम करने के तरीकों को लेकर नए नियम जारी किए हैं। बॉलीवुड में काम करने की गाइडलाइंस सभी कलाकार, वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स पर लागू होंगी। इसके पीछे बॉलीवुड के निर्माताओं और कलाकारों के मनमाने कारोबार पर लगाम लगाने और उनके कामों को एक सिस्टम और रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ढालने का मकसद बताया जा रहा है। बॉलीवुड में इक्वल वेजेस यानी एक जैसे काम के लिए एक समान वेतन न होने की समस्या सामने आती रही है। नई नियमावली के तहत निर्माता अब एक समान वेतन देने के लिए बाध्य होंगे। यह नियमावली सिर्फ समान वेतन लागू करने के लिए ही नहीं तैयार की गई है। इस गाइडलाइंस के तहत अब मनोरंजन क्षेत्र के वर्कर्स काम बंद कर निर्माता और निर्देशकों से काम की शर्तों पर भी सवाल कर सकेंगे। मनोरंजन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा देने के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। ठाणे महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के सहायक आयुक्त महेश आहिरे पर कल शाम टीएमसी कार्यालय के बाहर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले महेश आहिरे का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आला नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रह चुके जितेंद्र अवार्ड की बेटी को जान से मारने की सुपारी देने वाला ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था। इसी के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और उन्होंने महेश आहिरे पर देर शाम हमला बोल दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने जितेंद्र अवार्ड के 7 अन्य 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल महेश आहिरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कश्मीर घाटी से बाहर स्थानांतरित करने और बकाया वेतन जारी किए जाने की मांग को लेकर पीएम पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारी जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें सड़क से हटकर प्रदर्शन करने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। इस पर पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का कहना है कि उनका सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि कुछ दिन बाद मनाया जाना है, लेकिन सरकार उन्हें वेतन जारी नहीं कर रही है और न ही घाटी से बाहर उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। 290 दिन हो गए लगातार कश्मीरी माइग्रेंट्स एम्प्लॉयज़ को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन दिए जा रहे हैं। और आज भी जम्मू प्रेस क्लब के बाहर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस द्वारा इन्हें हिरासत में लिया गया। भी हमारी जगह नहीं है, हमको जाना कहाँ है? हमें जाना कहाँ है? हमें कहाँ जाना है? भारत सरकार से पूछते हैं, हम भारत सरकार से पूछते हैं, हमारा फैसला करो। जैसा कि सर हम पिछले 9 महीने से हम अपनी जान की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और उसके हमें लोकेशन, हमारी जान की सिक्योरिटी देने के बजाय हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या लगता है कि आप यहाँ पर पीसफुली प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा आपको यहाँ पर अरेस्ट किया गया? बिल्कुल आपकी बात सामने की बात है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्योंकि 290 दिन आज प्रोटेस्ट में हो गए। ये मांग यही है कि जो कश्मीरी पंडितों का जो सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के अवसर पर इनको जो वेतन, जो तनख्वाह नहीं मिली पिछले 7-8-9 महीने से, और गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया, मगर वो एक ऑर्डर आप समझे वो एक डबल स्टैंड का ऑर्डर है। इस मतलब किसी शर्त के हिसाब से इस ऐसे ऑर्डरों पर और ऐसे त्योहारों पर शराइत नहीं होनी चाहिए। आज हम पीसफुली यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। हम पिछले 8 महीने से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। रिलीफ कमिश्नरी में बड़े हमारा शांत पूर्वक, हमने कभी किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचाया। हम अब बस अपनी आवाज़ सरकार तक यही पहुँचाना चाहते थे कि हम एम्प्लॉयज़ कश्मीर में सेफ नहीं है। टारगेट किलिंग के बाद वो हमारे दिलों और दिमाग में डर है। इस डर के माहौल में हम अपना काम पीसफुली नहीं कर सकते। बहुत ही शर्मनाक बात है।
हम लोग यही बोल रहे हैं, हमने कुछ गलत डिमांड नहीं किया है और हम पीसफुल कम्युनिटी है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। आज 9 महीने हो गए, जब कभी गलती नहीं की हमने, तो आज कौन सी गलती कर दी? कोई ऐसी गलती नहीं की सर। हमारी लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, वो लेडीज हैं, उनको लेकर गए हैं। इनको शर्म नहीं आती है? क्या चाहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन? क्या चाहती है? एक सच्ची बात जो है वो भी नहीं बोल सकते हम लोग एक गुहार भी नहीं लगा सकते, अपनी जान के लिए गुहार नहीं लगा सकते। तो क्या चाहते हैं ये लोग? हम लोग मर जाएं? एक काम कीजिए, आप लोग आइए, यही एडमिनिस्ट्रेशन आए, बंदूक लेकर आ जाए, हमें यहीं पे मार दें, बात खत्म हो जाएगी, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। प्रकार से कश्मीर में लगातार टारगेटिंग किलिंग की जा रही है, उसके चलते इन एम्प्लॉयज़ का साफ तौर पर यह कहना है कि हम लोग कश्मीर में नहीं जाएंगे, हमें रीलोकेट किया जाए। इस पर आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हिरासत में लिया गया। न्यूज़ 1 इंडिया से मैतुल गुप्ता, कैमरामैन विशाल शर्मा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।